हेलो फ्रेंड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 55 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स जो हैं, खास करके जिनको सम या प्रोडक्ट रूल के नाम से हम जानते हैं। इस रूल को लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस रूल को हम प्रॉपर तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर लें, तब तक प्रोबेबिलिटी के सवाल को सोल्व करने में थोड़ी समस्या आएगी। तो बेहतर है कि प्रॉब्लम को फेस करने से पहले जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उनको हम निश्चित रूप से याद रखें। तो देखिए, सम रूल या प्रोडक्ट रूल की बात करें तो पहले हम सम रूल की बात करें। सबसे पहला रूल है, अगर हमारा जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब आपको हमने बता दिया कि डिसजॉइंट हो, इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से। तो अगर इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अगर कोई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी का ये जो फॉर्मूला है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो तो ए यूनियन बी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। दो इंडिपेंडेंट इवेंट कहने का मतलब है कि किसी एक क्वाइन को हम दो बार उछालते हैं। पहली बार हेड आया, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट टाइम फिर हम उछालेंगे तो पहले जो हमने टॉस किया है उससे दूसरे इवेंट को तो कुछ भी मतलब नहीं है, तो बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो किसी क्वाइन को अगर दो बार, तीन बार, चार बार हम प्ले करते हैं, टॉस करते हैं, तो उसके जितने भी इवेंट आएंगे उन सबको आप सीधे सीधे ऐड करके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को सीधे सीधे ऐड किया जा सकता है। ये वही स्थिति है जो सेट थ्योरी में सम रूल का था कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए और पी बी प्लस पी बी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, जैसे एक कंडीशन पर विचार कीजिए कि मान लेते हैं कार्ड के डेक से हम दो कार्ड निकालते हैं, तो दोनों कार्ड नंबर 2 के हों, दोनों कार्ड नंबर 5 के हों, दोनों कार्ड एस के हों, दोनों कार्ड रेड कलर के ही हों, दोनों कार्ड ब्लैक कलर के हों, तो इसका मतलब है कि दोनों कार्ड में कुछ न कुछ समानता हो सकती है। तो अगर इस तरह के इवेंट हैं, अगर प्लेइंग कार्ड के इवेंट पर इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर सिंगल कार्ड की बात है तब तो कोई बात नहीं है, केवल सिंगल कार्ड निकालते हैं फिर दूसरा कार्ड निकालते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो इवेंट, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है, उनको हमें बाहर निकालना होगा। इस पर जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो आसानी से हम समझ पाएंगे कि उसको कैसे सोल्व करना है। लेकिन अब जब प्रॉब्लम दिए जाएंगे आपको बुक में, तो क्या कंडीशन होगा? देखिए, अगर सम रूल लगाना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि उसमें जो कंडीशन है वो क्या है। अगर इस तरह के कंडीशन हैं, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी अगर क्वेश्चन में ही दिया गया हो, या क्वेश्चन में लिखता है कि पी आइदर ए और बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन आइदर ए और बी की ही बात है, तो इन टर्म को याद रखिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह के टर्म इस्तेमाल किए जाएं तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि आपको सम रूल को अप्लाई करना है। इसमें ज़रा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो इवेंट एक दूसरे के बाद आते हैं तो उनको हम प्रोडक्ट रूल से सोल्व करेंगे। मतलब हमारा कंप्लीट होता है टास्क दो सब टास्क में डिवाइड करके, जैसे सम प्रोडक्ट रूल में था, वही कंडीशन है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात होगी कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ इंटू शब्द होगा। कई बार मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सीधे सीधे इक्वेशन के फॉर्म में दिए जाएंगे, तो अगर पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करता। अगर
केस इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए सम के केस में क्या था, प्रोबेबिलिटी को आपने ऐड किया था और प्रोडक्ट रूल कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्रॉब्लम किस तरह का है, प्रॉब्लम के नेचर को समझेंगे और तब फिर इस रूल को अप्लाई आप करेंगे। दूसरा कंडीशन है जब डिपेंडेंट इवेंट हो। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब रहता है कि मान लेते हैं डेक से कोई एक कार्ड हमने निकाला और फिर दूसरा कार्ड हम निकाल रहे हैं, तो एक कार्ड को निकालने के बाद जो प्रोबेबिलिटी हमारी फर्स्ट कार्ड की है, उसके बाद अगर दूसरा कार्ड आप निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी के बाद आ रही है, स्वाभाविक कुछ कम हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझें कि मान लीजिए 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड हम निकालें और हम बोले कि कार्ड एस का हो, तो कार्ड एस का हो तो एस का कार्ड तो 4 होते हैं और ये 52 टोटल आउटकम है, तो इस 52 में से 4 की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी इनके 4/52 होगा। अब जरा सा आप विचार कीजिए कि इसके बाद हम बोले कि एक दूसरा कार्ड हम निकालें जो नंबर 10 का डायमंड हो, तो एक कार्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब एक कार्ड अगर निकाल चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि अब हमारे टोटल कार्ड कितने होंगे। नंबर 10 के भी 4 ही कार्ड हैं, लेकिन टोटल आउटकम तो अब 51 का हो जाएगा। तो इसको हम बोल रहे हैं डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट में हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हम कैसे इसको हैंडल करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि विथ रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन की बात होगी कि मान लेते हैं एक कार्ड हमने निकाला, फिर कार्ड को डेक में रख दिया, फिर उसके बाद दूसरा कार्ड निकालिए, आप उसकी प्रोबेबिलिटी देखें, फिर उसको डेक में रख दिए, फिर तीसरा कार्ड निकालिए। अगर ऐसा इवेंट है, मतलब कार्ड को निकालना है और फिर उसको वहीं पे हम ऐड कर दें, फिर से दोबारा कार्ड निकालें, तो प्रोबेबिलिटी 51 की जगह पर 52 होगा। तो इस तरह से हमको ये देखना होगा कि प्रॉब्लम कहता क्या है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर डिपेंडेंट इवेंट हो तो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी की बात करेंगे इंटरसेक्शन की, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। अब बी बाई ए का एक्चुअल मतलब क्या है, देखिए ये बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब ए के बाद चूंकि आप निकाल रहे हैं, तो अब प्रोबेबिलिटी बी, यहाँ की बात जरा विचार करें कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और ए के बाद हम बी की बात कर रहे थे, ये है ए बाई बी, बी बाई ए। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन कब? जब ए इवेंट कंप्लीट हो चुका है, ए के बाद हम बी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे। डिपेंडेंट इवेंट में हमारे अलग रूल्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट में रूल अलग हैं, सम के भी रूल अलग हैं और प्रोडक्ट रूल भी अलग हैं। इन चारों रूल को बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, हो सकता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो, या प्रोडक्ट रूल सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दिया हो, या प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज वेल एज बी, ए और बी दोनों साथ में एज वेल एज बी की बात हो, तो ये प्रोडक्ट रूल को नोटिफाई करता है। तो इस तरह के इस टर्म पर विशेष ध्यान रखना आपको कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगर इस तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट रूल है, बोथ ऑफ देम है तब भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, एज ए एज वेल एज बी अगर लिखा हुआ है तब भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाने हैं। जबकि सम रूल की बात होगी तो ए यूनियन बी हो, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हो, और एंड में विशेष ध्यान रखता है ए एंड बी यहाँ पर है, हमने एंड नहीं लिखा है लेकिन ए एंड बी है, ये और बी कह रहा है, पी आइदर ए और बी या एटलीस्ट वन।
तो इस तरह से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इन सारे टर्म के आधार पर पूछे जाएंगे जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं ताकि आप सही जगह पर प्रोडक्ट या सम रूल को लगा सकें। अगर प्रोडक्ट और सम रूल को इफ़िशिएंट तरीके से आप यूज करना सीख जाते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के सवाल का सिंपल सा जवाब आप आसानी से 1 मिनट में बना सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी में सम रूल और प्रोडक्ट रूल पर डिस्कशन चल रहा था, जिसको हम आशा रखते हैं कि इसको आप याद रखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और ताकि अब जब प्रोबेबिलिटी पर कोई क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन पर डिस्कशन आगे हम करेंगे, कुछ प्रॉब्लम लेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे ताकि और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।